क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मच कॉपर एंड क्लोरीन गैस will be deposited at electrode by passing 2 ampere current for 1 hour in the solution of copper chloride at 300 Kelvin temperature and 1 bar pressure. F is equal to 96,500 coulomb and atom mass of copper 63.5, chlorine is 35.5 unified mass and R is equal to 0.08314. So he is asking about how much copper will be deposited. So the formula is M. M is amount of copper deposited. Amount of copper Cu deposited. तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे M इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500. अब यहाँ पे हमें E दिया हुआ है कॉपर के लिए. कॉपर के लिए E है मोलिकुलर मास यानी 63.5 डिवाइडेड बाय 2. ओके, यहाँ पे हमें करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 एम्पियर करंट. ओके, और यहाँ पे इसने हमें टाइम दिया है t इज इक्वल टू 1 आवर. 1 आवर को हम 60 मिनट और 60 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में गिवन है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यानी ये STP NTP कंडीशन ही है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो E की वैल्यू हम लिख दें 63.5 डिवाइडेड बाई 2. I की वैल्यू हम लिख दें पहले से 2 और T है हमारा 60 इंटू 60 और डिवाइड बाई हम कर देंगे किससे 96,500. तो हमारा ये आंसर आएगा अप्रॉक्स कैलकुलेट पे हमारा आंसर आ गया 2.37 ग्राम. ठीक है, ये फर्स्ट हमारा आंसर कंप्लीट. इतना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हुआ. यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट वेट के लिए Q2 से डिवाइड किया है क्योंकि कॉपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है. ये जब रिड्यूस होता है तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है, और Cu की फॉर्म में ये डिपॉजिटेड हो जाता है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिड्यूस हो रहा है, हमने इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है. अब अगर ऐसे ऐसे हम क्लोरीन के लिए करें, क्लोरीन अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिटेड, तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ M. उसके लिए EIT अपॉन 96,500. क्लोरीन के लिए E यानी इक्विवेलेंट मास और मोलिकुलर मास सेम होता है, इसलिए हम लिखेंगे 35.5. I2 एम्पियर है, 6 की वैल्यू क्या है, सॉरी T की वैल्यू है 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96,500. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 35.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 96,500. ये हमारा आंसर आएगा 2.65 ग्राम. Okay, I hope you understood. Now next question is the depression in freezing point. Question number 17. Depression in freezing point का मतलब है डेल्टा TF की वैल्यू इसने दी है 0.56 केल्विन. ठीक है, when 1.5 ग्राम ऑफ फिनोल, तो फिनोल डिजोल्व किया है किसमें 100 ग्राम ऑफ टोलुइन में. तो फिनोल हमारा क्या है, फिनोल सॉल्यूट हो गया. क्या हो गया, फिनोल सॉल्यूट है हमारा. ठीक है, तो फिनोल का जो वेट है उसको हम WT से डिनोट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1.5 ग्राम. और W1 जो इसने हमें दिया है यानी मास ऑफ सॉल्वेंट,
ये है मास ऑफ सॉल्यूट और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये इसने कितना बताया है 100 ग्राम। ठीक है, और ये हमारा जो सॉल्वेंट है ये कौन है, टोलुइन। ठीक है ना, ये टोलुइन है हमारे पास में। अब बताइए हमारे पास में ठीक, अब हम इसके अंदर और क्या गिवन है हमें, इसने KF की वैल्यू भी दी है। ठीक है, नीचे लिख रखा है इसने डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज 4 केल्विन kg पर मोल। ठीक ना, अब हमारे पास में सबसे पहले ये पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में, इफ इट्स एसोसिएशन इज डाइमेरिक। एसोसिएशन डाइमेरिक का मतलब क्या हुआ, यानी जो फिनॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइमर में। डायमर में कन्वर्ट होने की वजह से मान लीजिए अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और उसे टोलिन में डिसॉल्व किया तो वो डायमर बना लेंगे, तो 100 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 50 में, यानी एक दूसरे के साथ में पेयर कर लेगा तो डायमर बना लेगा। डायमर बनाएगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने से पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वन ऑफ फैक्टर, फिर हम लास्ट में निकाल लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हमें वन हाफ फैक्टर निकाल लेना है। तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द वन हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी, मोलैलिटी, और क्योंकि हमें ग्राम में वैल्यू दी हुई है इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक है, अब हमें आई फाइंड करना है, तो आई को यहाँ रहने देते हैं, और ये डेल्टा टी एफ तो हमारा ऊपर आ गया, और बाकी सारी टर्म्स कहाँ चली जाएंगी, नीचे। तो के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक तरफ पहले लिख लेते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में कितना है, W2। उसके बाद नीचे होता है हमारे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो हमारे पास में कितना है, M2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट जो है वो कौन है, तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट कौन है, फिनॉल। फिनॉल हमारे पास में सॉल्यूट है, तो मोलर मास ऑफ फिनॉल कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारा क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल का मोलर मास कितना आएगा अपने पास में, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, तो इसका तो आता है 77 और OH का होता है 17। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 49, तो 94 हमारे पास में मोलर मास हो गया। तो M2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। ठीक है, और हमें M के बाद में क्या चाहिए होता है, ठीक, और नीचे हमें चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में गिवन है 100 ग्राम, तो यहाँ पे हम W1 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 100 ग्राम, ये यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम M की वैल्यू यहाँ पहले से ही पुट कर देते हैं। ठीक, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से 1000 हटा लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 1000 हमने क्या करा है, यहाँ लगा देते हैं, बेटर है। ठीक है ना, मोलैलिटी के फॉर्मूले में, समझ में आ गई बात। मोलैलिटी के फॉर्मूले में अगर ये ग्राम में है, ये देखिए W1 क्या है, ग्राम में, अगर ये ग्राम में तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ M ही लिखते हैं, M लिखते हैं। अब डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं, तो हमारे पास में डेल्टा TF की वैल्यू है 0.56 डिवाइडेड बाई KF की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, ये रहा KF। और हमारे पास में मोलैलिटी की वैल्यू कितनी, तो मोलैलिटी की ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पहले W2 की वैल्यू लिखेंगे। W2 हमारे पास में 1.5 ग्राम, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 1000। अभी जो ये वाली टर्म है नीचे वाली, इसको यहाँ लिखना है, तो थर्ड टर्म कहाँ चली जाती, ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। M2 की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 94, मल्टीप्लाई W1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी है, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/5264 डिवाइडेड बाई 6000, कहेंगे 5264 डिवाइडेड बाई 6000, और ये हमारा आंसर आएगा 0.877। ये हमारे पास में आ गया वन हाफ फैक्टर। ठीक है,
वन ऑफ फैक्टर के बाद हम क्या करेंगे, हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसने कहा है कि इट इज डाइमेरिक इफ इट फॉर्म डाइमेरिक, या डाइमेरिक डाइमर बनाता है। कौन? फिनोल। तो फिनोल अगर डाइमर बनाता है तो हम लिखेंगे C6H5OH के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना लेते हैं, C6H5OH के डाइमर बना लिए। ठीक है, डाइमर के अंदर हम कहाँ लगाएंगे, 2 नीचे लगाएंगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हुआ, ये दोनों जुड़ गए। अब मान लीजिए इनिशियल मोल इसके अगर 1 मोल थे तो डाइमर इनिशियली क्या था, 0। अब एसोसिएशन होने के बाद में, यानी अल्फा होने के बाद में, आफ्टर एसोसिएशन, अभी बोल रहा है डाइमर बन रहा है, तो इसमें से कितना कम हो जाएंगे, 1/अल्फा। ठीक है, और ये कितने रह जाएंगे, अल्फा/2। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अब यहाँ पे अल्फा के कितने रह गए, आधे, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 लिए, ठीक है, और 100 में से 50 का क्या बन गया, 50 इधर चले गए। ठीक है, तो 1 को 100 मान लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, आपके सामने 1 को मान लेता हूँ, 1 की जगह हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो स्टार्टिंग में कोई डायमंड नहीं मिला। अब इसमें से 50 कम हो गए, कितना कम हो गए, 50, और इधर की तरफ जाके इन्होंने डायमर बना लिया, तो यहाँ से 50 कम हुए, तो यहाँ कितने पहुंचे, 50, और जब वो 50 डायमर बना लेंगे तो वो कितने रह जाएंगे, आधे, मीन्स कितने रह जाएंगे, 25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा, क्योंकि डायमर बना रहे हैं। तो यहाँ से जो कम हुए, जैसे यहाँ अल्फा कम हुए, देख लो, जैसे यहाँ 50 कम हुए थे तो 50/2 रह गए थे, तो यहाँ अल्फा कम हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा/2, क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया, डायमर। तो यहाँ से सपोज अगर 50% गए हैं तो वो डायमर बनने के बाद में 50 के भी आधे रह जाएंगे, क्योंकि 2 कंबाइंड होके 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम निकालें आई, बताइए वन ऑफ फैक्टर क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल ये है आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, और नीचे क्या आता है, इनिशियल मोल। ठीक है, अब बताओ टोटल नंबर मोल आफ्टर एसोसिएशन, टोटल मोल अभी कितने हैं, तो 1 - अल्फा है इसके, ठीक है, और डायमर के कितने, अल्फा/2, तो ये टोटल कितने हो गए, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2, और इनिशियल मोल कितने थे, तो इनिशियल मोल कितने थे, 1, तो 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई की, किसकी आ गई, आई की। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 1 - अल्फा, माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा का आधा चला गया, तो अल्फा में से अल्फा का आधा गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 - अल्फा/2, नीचे 1 है, 1 ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो गया, आई। अब आई की वैल्यू हमें पिछले यहाँ से हमने कैलकुलेट कर भी ली पहले से ही, 0.877, तो आई की वैल्यू हम ये रख देते हैं 0.877, हमें तो ये अल्फा चाहिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - अल्फा/2। अब ये अल्फा/2 जो पूरी टर्म है, इसको तो हम ले जाएं इधर, और जो 0.877 है इसको कहाँ ले जाएं, यहाँ पर, तो ये अभी प्लस की वैल्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस, तो ये हो गया प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस हो गई ये वाली टर्म जो पहले प्लस थी, 0.877, तो यहाँ क्या बचा, इसको माइनस कर लेंगे, ये आपके पास बचा 0.123 अल्फा/2। अब हमें केवल अल्फा चाहिए, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हम ये लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 × 0.123, और ये हमारे पास टोटल हो गया 0.245, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास है 0.245, ये हमारे पास है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है भाई, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो परसेंटेज
डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी हुई, तो 0.245 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक। तो इसे कहते हैं 0.245 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी 24.5%। वैसे इसने परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा, इसलिए हमारा आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आप इसमें से लिख लेना, ठीक है, पॉज कर देना वीडियो और लिख लेना। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, मेंशन डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका पहले हम 2 वाला करते हैं, ठीक है, COOH अपॉन Cl, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है HCOH CH2OH और ऊपर क्या है हमारा CHO। पहले ही 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वन हम बाद में करेंगे। तो देखिए ये हमारा कायरल सेंटर है, ठीक, ये लास्ट कायरल सेंटर और फर्स्ट, इसमें एक ही कायरल सेंटर, इसलिए यही हमारा लास्ट भी और फर्स्ट भी। अदरवाइज हमेशा हम देखते हैं लास्ट कायरल सेंटर, ठीक है, और मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा हमेशा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो यहाँ पोजीशन ठीक है इसकी। अब हम ये देखेंगे कि OH जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, कौन सी साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको हम कहेंगे L कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बात, क्या कहेंगे, L, ये समझ लीजिए L फॉर लेफ्ट। तो ये हमारा OH इस तरफ है, तो इसको हम असाइन करेंगे L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखेंगे हम कि लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, ये ठीक है। अब यहाँ से कायरल सेंटर देखिए, ये पहला कायरल सेंटर हो गया, स्टार लगा देंगे, ये दूसरा कायरल सेंटर हो गया। कायरल सेंटर का मतलब वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं। देखो इस कार्बन के यहाँ CH2OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ पे चौथी वैलेंसी में इतना बड़ा ग्रुप है, तो कोई भी सेम नहीं है, ये कायरल सेंटर हो गया। ऐसे ये भी कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन यानी सेम जैसे ग्रुप आ गए, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए एक हाइड्रोजन, तो 2 ग्रुप सेम आ गया, तो अब ये कायरल सेंटर नहीं है। तो लास्ट कायरल सेंटर हमारे पास ये वाला है, ठीक। अब लास्ट कायरल सेंटर पे हम देखेंगे OH कौन सी साइड है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ राइट हैंड साइड पे। अगर राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन। L का मतलब होता है लीवो, L का मतलब क्या होता है, लीवो, लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, D का मतलब क्या होता है डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड। तो ये हमारे राइट हैंड साइड पे, तो इसे हम क्या देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी लीवो साइड पे, तो इसका हम कहेंगे L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये तो 2 तो आपके सेम है, जो फर्स्ट वन वाला है उसमें थोड़ा सा आपके गड़बड़ थी, CH3 COH HCHO। यहाँ पे इसने क्या करा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे नीचे कर दिया। तो अब हमें इसे क्या करना है, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को पूरा 180 पे रोटेट करना है, ऐसे करके। देख रहे हैं मेरे पेन की निपिल कहाँ थी, यहाँ पे थी, ठीक है, ये CH3 की तरफ थी। अब अगर मैं इसे घुमाऊंगा, जब CH3 घूम के यहाँ आ जाएगा तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ। देखो आप, मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ऐसे ही घूमेगा। तो CH3 पहले तो यहाँ आएगा और OH कहाँ आएगा, यहाँ। फिर मैं CH3 के यहाँ आने के बाद यहाँ इसको करूँगा, तो मैं फर्स्ट आपको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री से, ठीक है। तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद इधर तो आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ चला जाएगा CHO, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ CHO मेन लाइन पे, तो हम एक बार इसको और 90 पे रोटेट कर देंगे, 90 डिग्री पे रोटेट। तो टोटल 1 डिग्री पे रोटेट करना अलाउड होता है इन प्लेन, किसमें, इन प्लेन, यानी मैं इसको कहाँ घुमा रहा हूँ, यहाँ, इसे बोलते हैं इन प्लेन रोटेशन। अगर मैं इसे यूं करके घुमाता, ऊपर करके ऐसे नीचे की तरफ, तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन, ये अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो इन प्लेन रोटेशन क्या होता है, अलाउड होता है। और 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, फिर 90 पे करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वापस वही आ जाता है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है, इसलिए तो हमें 180 डिग्री रोटेशन देना होगा, तो 90 + 90। अब बताइए, इसको इधर की तरफ, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, तो OH कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पर। नीचे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है ना, ये CH3 आ गया, और H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और CHO कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर।
ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अब सही जगह पर आ गया जैसा इन दोनों में था, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको आपको बाद में बताया। अब बताइए OH कौन सी साइड पर है, OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मेरे ख्याल में हो गया अब आपके कंप्लीट। ओके, थैंक्स, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके है ना, और नहीं आया तो फिर पूछ लेना।